नमस्कार। पंचायत के ताजा तरीन अंक में आप सबका स्वागत है। आज हम सबके साथ बैठे हुए हैं तीन प्रमुख व्यक्ति और तीनों ही मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हैं, रंगकर्मी हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं। हमारे साथ में है बालकृष्ण मिश्रा जी, मनोरिका विश्वकर्मा जी और अंकित मिश्रा जी। आप तीनों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा तक पहुंचने का सफर और उसके बाद अभिनय की दुनिया में, रंगमंच की दुनिया में इतने उम्दा स्तर तक काम करने का राज क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई। आइए जानते हैं बचपन से अब तक का सफर इन्हीं की जुबानी। तो बालकृष्ण मिश्रा भैया, आपको बाला भैया के नाम से ज्यादातर जाना जाता है। कुछ बताइए, किस तरह से रही हमारी शुरुआत, कैसे हुई और कैसा रहा अब तक का सफर। शुरुआत की अगर बात करते हैं तो मैं शायद 6th क्लास में था। मैं नवोदय में पढ़ रहा था उस वक्त, रमखिरिया। तो वहाँ पे पहली बार एक एनुअल फंक्शन में मैं पेड़ बना था। बच्चों को कार्टून लगा के, हाथ पैर लगा के वहाँ खड़ा कर दिया जाता है। तो वहाँ पे मैं जब कार्टून बना तो मतलब लोगों ने देखा और बहुत सारी ताली बजाई। तो एक जो ताली बजने की खुशी महसूस हुई मुझे कि बड़ा मजा आया। मतलब मेरा कोई वैसा रोल नहीं था, सिर्फ मैं खड़ा था कार्टून लगा के, लेकिन मजा बहुत आया। उसके बाद से फिर लगातार एनुअल फंक्शन में पार्ट लेने लगा। कभी कभी स्टैंड अप कॉमेडी करता, कभी कुछ ऐसे करके मेरे मतलब रंगमंच का जो बचपना था कुछ ऐसे भी था। उसके बाद फिर जब मैं रीवा शहर में आया तो मतलब जो एक रंगमंच की शुरुआत हुई मेरी, प्रॉपर रंगमंच की, वो मंडप सांस्कृतिक शिक्षा कला केंद्र है अपना, एक मंडा पाठ करके ग्रुप है, रेपेट्री है। वहां से मैंने 2011 में मतलब एक नाटक यूथ फेस्टिवल में विनोद दादा आते थे तो उन्होंने सिखाया, राई करके एक हमने नाटक किया था। और उसके बाद से फिर मैं लगातार मंडप में जुड़ा और सिर्फ मंडप में नहीं जुड़ा, मैंने हीरेन दादा के साथ भी काम किया। मतलब हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ रही कि आपको ये छूट दी जाती थी कि भैया आपको जहाँ काम करना है, जहाँ काम मिले आप वहाँ काम कीजिए। तो मैंने हीरेन दादा के साथ भी काम किया है, हरीश धवन दादा के साथ भी काम किया है, अपने राजन दादा के साथ भी काम किया है। तो लगभग रीवा के जितने, चंदू दादा के साथ एक प्ले में मतलब उनके डायरेक्शन में थोड़ा सा काम किया है। तो एक बहुत सुनहरा सफर रहा कि मतलब रीवा के सभी रंगकर्मियों के साथ मिलना जुलना, बातचीत, उनसे कुछ नया सीखने का मौका मिलना। और फिर 2015 आते आते लगभग मैंने 4 साल थिएटर में गुजार दिए थे और मुझे एक स्कूल का पता चला, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल में जो है, वहाँ पे इंडिया से 25 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू। पूरे देश से 25 बच्चों को? जी हाँ, पूरे देश से 25 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। और मतलब उसका 2 प्रोसेस है। पहले तो आपको एक प्राइमरी वर्कशॉप होती है, उसमें आपसे ऑडिशंस वगैरह, जिसमें आपका नाम, एक आपका इम्प्रोवाइजेशन या एक स्पीच या गाना या डांस, एक मोमेंट, मतलब 2 दिन की वर्कशॉप होती है। तो शुरुआती वर्कशॉप के बाद जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ये 5 अलग मतलब मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में डिसाइड कर दिया जाता है, 5 अलग अलग शहरों में। तो वहाँ पे सारे बच्चे आते हैं, ऑडिशंस देते हैं और जो बच्चे इस प्राइमरी वर्कशॉप में सेलेक्ट होते हैं उनको फिर फाइनल वर्कशॉप 4 दिन की जो भोपाल में होती है वहाँ बुलाया जाता है। अच्छा। तो वो सफर मतलब मैंने जबलपुर चूज किया था और जबलपुर मतलब जब पहुंचा तो बढ़िया था, सब अलग अलग। जब मैं, क्योंकि मैं रीवा से पहली बार जब रंगमंच लेके निकला अपना, एक कि भैया 4 साल में रंगमंच किया है, लेकिन उसके बावजूद मैं कुछ नहीं जानता था, क्योंकि अगर कंपटीशन बाहर से होता है तो फिर हमें दुनिया बहुत बड़ी नजर आती है। तो एक कुएं के मेढक जैसे थे। मैंने देखा बहुत बड़ी बड़ी स्पीचें, अश्वत्थामा की स्पीच थी, कोई किसी की गांधारी की स्पीच थी, किसी की कुछ, मतलब एक जो हमने कभी सुना नहीं था, देखा नहीं था। तो एक बड़ा ताज्जुब हुआ। तो वहां पे जब ऑडिशन हुआ, मैंने भी अपना एक नाटक का स्पीच बोला और फिर उसके बाद मैं रीवा वापस आ गया। तो अच्छा। वहाँ पे फिर मुझे कॉल वगैरह आया कि भैया आपका प्राइमरी वर्कशॉप में सिलेक्शन हो चुका है, आपको इतने तारीख को भोपाल आना है, अब आपका फाइनल वर्कशॉप में 4 दिन की वर्कशॉप होगी। तो उस 4 दिन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि उसमें जो चुनिंदा व्यक्ति थे, एक तो ये प्राइमरी वर्कशॉप हो चुकी थी, जो उससे सेलेक्ट होके आए थे लगभग 600 से 700 बच्चे आए थे उस दौरान। 2015 की बात करूंगा, 600 से 700 बच्चे आए। तो सबका परफॉर्मेंस देखना, फिर अपने बंसी कौल दादा हो गए, आलोक दादा हो गए, संजय उपाध्याय हो गए, रघुवीर यादव जी हो गए, इनसे जब पहली बार रूबरू, ये सब रंगमंच के बहुत बड़े नाम है, रोमिन दास जी हो गए। तो ये जब आपके फाइनल वर्कशॉप में आते हैं तो सिर्फ आपको देखने नहीं आते हैं, वो आपको बताते भी हैं। तो वहाँ मतलब बड़ा अच्छा लगा, एक नया एक्सपीरियंस हुआ। और इस तरह मैंने यहाँ तक ये सफर था कि आप MPSD तक पहुंचे। आगे जानेंगे कि MPSD में क्या होता है
लेकिन पहले जान लेते हैं कि मनोरिका जी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप, क्योंकि आप एक लड़की हैं और अक्सर ऐसा होता है कि लड़कों को ज्यादा चांसेस दिए जाते हैं घर परिवार में कि हमारा बेटा एक्टर बन जाएगा, एक बार वो चल जाता है। पर क्योंकि कई बार हम सुनते आए हैं कि बॉलीवुड में भी बहुत नाम खराब होते हैं इस तरह से, तो माता पिता संकोच करते हैं अभिभावक कि लड़कियों को हम उसके लिए ना भेजें, है ना। तो कहीं ना कहीं रंगमंच फिल्मों से अलग तो है, पर एक ही कला का मार्ग है, अभिनय उसमें भी है। ये है कि वो कैमरे के सामने होता है और वो स्टेज पर होता है, मंच पर होता है। तो मनोरिका जी, कैसे आपकी शुरुआत हुई, आप कैसे रंगमंच के क्षेत्र में आई? मेरी शुरुआत 2014 में हुई, जब मैं टीआरएस कॉलेज में पढ़ती थी, सेकेंड ईयर में थी और सेकेंड ईयर की 4th सेमेस्टर में थी। तो मैं ऐसे इंटरनल एग्जाम देकर निकली थी बाहर, तो मुझे किसी ने बोला कि मुझे एक गाने वाली लड़की की जरूरत है, थोड़े बहुत एक्टिंग कर ले। मैं कि चलो देखते हैं क्या। तो फिर ऑडिटोरियम के अंदर बुलाया, तो मैंने देखा कि बाला भाई थे, अंकिता दीदी थी, इन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा करना है। तो उन्होंने कुछ स्क्रिप्ट पकड़ाई। अच्छा, आप इनको पहले से जानते थे वहाँ? मैं उस दौरान जानी इन्हें। अच्छा जी। इन्हें तो उन्होंने बताया कि ये रोल है, ऐसा ऐसा करना। तब वो नाटक था सड़क, हबीब तनवीर जी का था, तो शैलेन कुशवाहा जी ने उसको डायरेक्ट किया था। तो उन्होंने बताया कि ये रोल है। फिर हमने यहाँ यूनिवर्सिटी में किया, यूनिवर्सिटी के पहले हमने पेंटियम पॉइंट में किया था। वो शुरुआत थी मेरी इनके साथ। और फिर इसके बाद मुझे एक दिन, मैं फाइनल एग्जाम दे रही थी 4th सेमेस्टर का, तब मुझे फोन आया था मनोज मिश्रा दादा का आया था। तो उन्होंने बोला कि मुझे यहाँ से नंबर मिला है, आप क्या खाली हैं, मुझे आपसे एक रोल करवाना है। मैं कि ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ आ जाइए, 8 पॉइंट में मुझे बुलाया कि यहाँ आ जाइए। तो उन्होंने मुझे काम दिया और मैंने उनके साथ किया, कई सारे प्ले किए, अंधा युग, चुप कचहरी, उनके साथ मेरा पहला प्ले था चुप कचहरी। तो मनोज दादा के साथ और मंडा पाठ के साथ मेरा पहला प्ले था चुप कचहरी। और फिर इसके बाद अंधा युग, फिर डाकघर के लिए एक वर्कशॉप लगी थी, तो सुनील दादा के साथ काम करने के लिए मिला। फिर इसके अंधा युग करने के दौरान ही मुझे MPSD का पता चला कि वो क्या होती है। मतलब पूरी तरीके से मुझे नहीं पता था कि वो क्या है, क्या होगा प्रोसेस। मतलब एक माइंड सेटअप था कि आगे करना क्या है, पर मुझे लगा कि यही करना है। मेरे साथ ऐसा होता गया कि मैंने बहुत चीजें सोच कर नहीं रखी, वो मेरे साथ होती गई और मैं उसके साथ बहती गई करने में। अगर 2 लाइन में जानना चाहें, 2-4 लाइन में, हमारे दर्शक, क्योंकि हमने अभी तक 2-3 बार जिक्र किया है मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा का, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय, ये क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। जो मेरा अनुभव रहा है, मैं जितना जान पाई हूँ मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के बारे में, इसमें आपको हर एक चीज थोड़ी थोड़ी मात्रा में दी जाती है और उस मात्रा को हम लेकर अपने गुणों के साथ अपनी जो गुणों का और लेवल बढ़ाते हैं, वो चीज का काम करती है वो। मतलब चाहे वो आपको मेकअप के बारे में जानकारी देना हो या फिर एक्टिंग के बारे में दो या सेट प्रॉपर्टी, जो भी हो, वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको दी जाती है और उस मात्रा को बढ़ाने का काम हमारा होता है। तो ये मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में किया जाता है। उसकी एक प्रोसेस रहती है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा और हम ये आपको सिखाएंगे और आप क्या लेते हैं ये आपके ऊपर है। दोस्तों, भोपाल में स्थित है मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय और वर्तमान में इनके डायरेक्टर श्री आलोक चटर्जी जी हैं। हाँ। और जब आप लोग जिस बैच में रहे हैं तब डायरेक्टर थे संजय उपाध्याय, श्री संजय उपाध्याय सर थे। अंकित मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अभी रीवा में रिसेंट बाला जी के डायरेक्शन में एक प्ले किया है, जाति ही पूछो साधु की। वहां से लेकर के यहाँ तक का सफर या MPSD तक जाने का सफर कैसा रहा? कहाँ से ये रंगमंच और अभिनय का जुनून जागा? धन्यवाद शिवम। शुरुआती क्या है कि जब मैं स्कूल में था तो नाटक किया था मैं, पर पढ़ाई में क्या था मामला कि पढ़ रहा था लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि जाना कहाँ है। बहुत इंटरेस्ट नहीं होता था, इंटरेस्ट था पास होने के लिए कि पास हो जाएंगे काम हो जाएगा पर ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि करना क्या है, कहाँ जाना, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कहाँ जाना है। पर 11th में आते आते मेरे को अचानक से डांस करने का बड़ा मन हुआ। तो एक ऐसा रुख हुआ कि मैं लिरिकल हिप हॉप बहुत ज्यादा करने लगा था। मैं मुंबई भी भाग के गया था, 12th में था, टेरेंस लुइस के पास गया था, उधर इतनी फीस थी कि मैं फिर हिम्मत नहीं हुई तो वापस आ गया। जी जी। पर जब मैं जैसे ही स्कूलिंग मेरी खत्म हुई तो मैं पेंटियम पॉइंट कॉलेज में एडमिशन लिया। तो मैं आते ही
यहाँ शुरुआती वेलकम पार्टी हुई तो मैं डांस किया, तो आते ही कहते हैं ना वो कॉलेज का स्टार, वैसा मामला हो गया। तो यूथ फेस्टिवल पहला ही शुरू होने वाला था, तो पता नहीं अखंड सिंह परिहार हैं, गुरुजी हैं मेरे, उनको पता नहीं क्या ऐसा लगा, वो आके बोलते हैं तुम एक्टिंग करोगे? बोला करूंगा क्या, एक्टिंग ही कर लेता हूँ। जबकि आप डांस कर रहे हैं? मैं डांस कर रहा था। हाँ। तो पहली बार यूथ फेस्टिवल पार्टिसिपेट किया, तो वो करने के बाद ऐसा लगा कि वो जो गायब था, जो रास्ता, जिस रास्ते के लिए मैं कई बार सोच रहा था क्या करना है, तो वो पता चला नहीं भाई ये है। तो उस पर जब घुसा तो धीरे से फिर मनोज मिश्रा, जो हम तीनों एक ही ग्रुप से हैं, मनोज दादा के साथ मंडप आर्ट ज्वाइन किया। देन जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ, ऑलमोस्ट हम लोग सारे प्लेज एक साथ किए हैं जितने भी ग्रुप में हुए हैं, तो मैं नौकरी का ये हुआ कि नौकरी करनी पड़ेगी, तो मैं दिल्ली गया, HP कंपनी में नौकरी किया। पर वही 1 महीना तो ठीक था, दूसरे महीने से वो टाई ऐसा लग रहा था वो गले का फंदा मतलब फांसी जैसा हो गया है जी। तो मैं दरियागंज आता था उस दौरान, और दरियागंज में बहुत सस्ती किताबें मिलती हैं, तो मैं बोरियों में भर के लाता था। और मेरे घर से और नेहरू प्लेस में मेरी नौकरी थी, तो लगभग 1.5 घंटे लगते थे, तो मैं रोज 1 या 2 किताबें रोज पढ़ता था। मैं उस दौरान शेक्सपियर को पढ़ डाला था, 1-2 किताबें रोज? हाँ, ऑलमोस्ट मैं शेक्सपियर को तभी मैं पढ़ डाला था, मोहन राकेश जी को पढ़ डाला था। धीरे धीरे चीजें जानकारी हो रही थी। फिर मैं शाम को 6:30 बजे फ्री होता था, तो मैं मंडी हाउस जाता था, रंजीत कपूर जी, बड़ा नाम है जी, तो मैं उनके साथ एक प्ले भी किया था, एक घोड़ा 6 सवार, जॉर्ज अवार्ड का है, ये अमेरिकन राइटर है। 6 महीने में वहां कैसे भी रहा। देन ऐसे ही अचानक एक दिन लक्ष्मीनगर में बैठा था, ये डिसाइड किया कि अभी नौकरी अभी आज से तुरंत बंद, ऑफिस जाऊंगा नहीं। एक दिन में आपने डिसाइड कर लिया कि आपको नौकरी छोड़ दी? 1 सेकंड में। एक सेकंड में मैं बैठा रहा, और मेरा ऐसे ही फोन चला गया ऑफिस में, बोला, मैं झूठ बोल दिया कि कोई खत्म हो गया, मैं आऊंगा नहीं ऑफिस में। और मैं वहां से सीधे घर आया, खाना खाया, रात को सिस्टर मेरे साथ रहती थी, उसको बोला कि नौकरी छोड़ दिया हूँ, तो बोली अच्छा किया सो जाओ। देन वहां से वापस आया, MPSD का 2-3 महीने बाद फॉर्म आने वाला था, तो उसकी तैयारी में लग गया। तुमको पता है, तुम मेरे तो साथ थे। आपने क्या सोच करके छोड़ा था वहां पे? आपको MPSD की डेट्स पता थी कि इंटरव्यू होना है? आपने ये सोच करके कि आपको जॉब से थोड़ा दोनों मामला था। क्या है कि जॉब अब नहीं हो पा रही थी, एक्चुअल में ऐसा लग रहा था कि अब बहुत मुश्किल हो, और मैं कई बार अकेले में रो देता था। मेरे जो साथी कलाकार हैं या जो दर्शक, आप में भी कोई ना कोई कला जरूर होगी। कई बार आपको भी ये लगता होगा कि कुछ अंदर से फीलिंग्स आती हैं कि हमें ये प्रोफेशन चुनना है जिसको हम अपना पैशन और प्रोफेशन दोनों बना पाएं। कई बार जब मन नहीं मिल पाता है, मन कहीं और लगा होता है और शरीर हमारा काम कर रहा होता है 9 से 5 की ड्यूटी में या 9 से 9 की ड्यूटी में, तो दिमाग और शरीर आपस में लड़ते रहते हैं और दिल कहीं और चल रहा होता है। तो अंकित जी ने उस मुश्किल समय में, जब जाहिर सी बात है पैसे सभी को चाहिए होते हैं, उस मुश्किल समय में भी अपनी जॉब को किनारे किया, और फिर आगे क्या हुआ जानते हैं? तुम तो सब कुछ जानते हो, तुम मेरे साथी रहे हो, तुमको सब पता है। पर जब मैं वहां से आया यार, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं गलत तो नहीं हो गया है नौकरी, क्योंकि HP कंपनी में नौकरी करना एक बड़ी बात होती है, और शायद आज अच्छे पद पर होता, क्योंकि वो बातचीत करने की अपनी वो अच्छी थी, तो मार्केटिंग की नौकरी थी। तो 6 महीने में बहुत अच्छा मेरा वो उधर वो बन गया था कि अंकित मिश्रा करके एक मार्केट में लड़का है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आप इसका श्रेय किसे देते हैं कि आप रंगमंच से आप ये कह रहे हैं कि जैसे रंगमंच, कई बार दोस्तों जिनकी बॉडी लैंग्वेज या यूटिलिटी सही नहीं होती है, थिएटर उनको सुझाव दिया जाता है कि वो थिएटर करें, इससे उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। बिल्कुल। कहीं लगता है आपको कि रंगमंच ने आपकी हेल्प की? यार सब कुछ उसी का दिया हुआ है मेरा, और कहीं और से, क्योंकि मुझे स्कूलिंग का, मैं कह रहा हूँ ना, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते थे जी। तो शायद वहाँ का कुछ मुझे ज्यादा ध्यान नहीं है। मुझे जो भी ख्याल आता है वो सब कुछ थिएटर से जुड़ने के बाद ही है। फिर उसके बाद MPSD की तैयारी हुई। तैयारी के दौरान तुम रहे, तुमको पता है मैं कैसे तैयारी करता था। हर सेकंड मेरा सिर्फ फोकस होता था तैयारी पर कि मुझे कैसे सिलेक्शन लेना है, मतलब लेना है। तो जैसा बाला बताया कि अलग अलग शहरों में होता है, तो मैं पहला ही प्री का ऑडिशन इंदौर से दिया था और सिलेक्शन हुआ। ये प्री के जैसे ऑडिशन, अगर हमारे जो कलाकार दर्शक हैं, कोई अभिनय में रुचि रखते हैं, अगर उनको कहीं देना है ये ऑडिशन, तो प्री के किन किन शहरों में होते हैं ऑडिशन? अभी जब से आलोक चटर्जी दादा आ गए हैं,
तो अभी इसको सीमित कर दिया गया है। अभी वो एक ही शहर भोपाल में प्री होता है और उसके बाद मेंस करा तो लेते हैं। ऐसा कोविड के कारण है या हो ही रहा है ऐसा? अभी 2 बार से ऐसा ही हो रहा है। अब अगली बार कोविड हटता है तो देखो क्या हो सकता है, क्योंकि अलग शहरों में करने से फायदा ये है कि वहाँ के लोकल भी जुड़ते जी। हैं। और जैसे अगर सतना में होता है तो इधर उत्तर प्रदेश वालों को पास पड़ जाता है, इंदौर में होता है तो महाराष्ट्र और उधर के लोगों को जोड़ता है, तो शायद वैसा ही हो कोविड के कारण। प्री सिर्फ भोपाल में हो रहा है? हाँ, इस बार तो मेंस में तो प्री से निकले हुए लड़के ही आते हैं। ठीक है, फिर कैसे पहुंचे आप एमपीएसडी? फिर प्री दिया, हो गया। मेरा थोड़ा सा गाना जो है वो कमजोर है, डांस मेरा अच्छा है जी। और स्पीच भी अच्छी रही। और मेंस में गया तो मेंस में वही गाना गाना थोड़ा कमजोर था, पर स्पीच अच्छी हो गई थी। पीयूष मिश्रा सर थे, गोविंद नामदेव सर थे, बामन केंद्र। पीयूष मिश्रा जी जिन्होंने गीत उनका एक बहुत फेमस है ना, हाँ। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटी, आरंभ है प्रचंड। हाँ, ये गीत भी उन्होंने। तो वो स्पीच के बाद उनको बहुत अच्छा लगा था, वो गले लगाए थे, बोले बहुत अच्छा है। अरे वाह। तो उम्मीद जगी थी कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा। और फाइनली मनु वहाँ पढ़ रही थी, मैं बस से गांव जा रहा था। आप जूनियर हैं? हाँ हाँ। तो मनु का फोन आता है, ये लिस्ट देख ली थी, बताती है अंकित भैया आपका सिलेक्शन हो गया है। और उसके 20 मिनट बाद ऑफिशियली जो है लिस्ट बाहर आई थी। और वहाँ काम करने में इतना मजा आता है शुभम, मैं बता रहा हूँ, ये लोग साथ के हैं। कई बार आपको, मैं पहले तो ये क्लियर करता हूँ कि अभिनय कहीं से भी ये नहीं है कि आप सिर्फ सीखेंगे या कोई आपको लाइंस बोलना सिखा देगा और अभिनय सीख जाएंगे, बिल्कुल गलत बात है। अभिनय मुझे नहीं लगता कि किसी, जैसे कहते हैं ना मैं पीएससी की तैयारी करूंगा, यूपी पीएससी की तैयारी करूंगा, तो मैं उससे कहीं कम नहीं आता हूं जी। क्योंकि ये इतना बड़ा माध्यम है कि आपको पूरी दुनिया को पढ़ना है। पूरी दुनिया को पढ़ने के बाद आपको साइकोलॉजिकल ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ह्यूमन साइकोलॉजी। भरत मुनि जी ने तो नाट्य शास्त्र में कहा भी है ना कि ऐसी कोई भी कला, ऐसी कोई भी ज्ञान, ऐसा कोई भी हुनर नहीं है जो रंगमंच में समाहित ना हो। सारी दुनिया के सारे आर्ट, सारा ज्ञान, सारी पढ़ाई, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे कुछ भी, सब आके यहाँ एक हो जाते हैं। तो एमपीएसडी में आप तीनों ही लोग रहे, वहाँ पे पहुंचे अलग अलग वर्ष में। आपने 2015 में पहुंचा, मैं 2016 में थी, मैं 17 में। अच्छा। तो उन एक साल में मिलजुल करके मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या खट्टी मीठी घटनाएं हुई और क्या चटपटा निकल के आया? कैसे आपने अपने अभिनय को तराशा? क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे छात्र जाते हैं जो हमारे जैसे होते हैं, सिंपल होते हैं, लेकिन वहां से निकलते हैं और वो बहुत उनमें निखार आता है और वो बहुत प्रोफेशनल काम करने लगते हैं। तो क्या रहती है प्रोसेस और क्या चटपटा ऐसा हुआ और कुछ खट्टी मीठी घटनाएं, कुछ अच्छी बातें? चटपटा की अगर बात करें तो जो सबसे बड़ी बात है कल्चर एक्सचेंज की, कि 25 लोग अलग अलग कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं और जब उनका कल्चर एक साल के लिए एक साथ होता है तो बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है। वो यूनिटी, वो मतलब लड़ाई भी करते हैं तो जब आप पास आउट होते हैं तो वो लड़ाइयां याद रह जाती हैं आपके जहन में कि यार एक बार ऐसी लड़ाई हुई थी कि मजा आ गया। तो और साथ में काम कर रहे हैं, कहते हैं कि यूनिटी बहुत बड़ी चीज होती है। और रंगमंच में हमें हमेशा से सिखाया जाता है, जब हम पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, कि हमें रंगमंच में यूनिटी होना बहुत जरूरी है। तो वो बैच जो होता है कि 25 लोग की एक एनर्जी जब एक साथ, वो किसी भी काम में हो सकती है। आपको खाना भी बनाना है, अगर 25 लोग एनर्जी के साथ बना रहे हैं तो बहुत स्वादिष्ट बनेगा। नाटक तैयार करने की तो फिर बहुत ही मतलब प्रोसेस हो जाती है कि आपको सेट बनाना, ठीक है 4 बच्चे सेट में जाएंगे तो 4 एनर्जी वहां बढ़ गई, 4 एक्टिंग में जाएंगे, 4 यहाँ बढ़ गई। तो मतलब जो 25 लोग की एनर्जी एक साथ निकलती है, तो शायद वो एनर्जी का एक्सचेंज और कल्चर एक्सचेंज, ये शायद ऐसी बातें हैं कि आपको निखारती हैं ये, क्योंकि आपके अंदर एक पहले से था कोई, कुछ तो आपको देख के ही लिया गया होगा और दूसरे व्यक्ति का कुछ देख के लिया गया, तो जो कुछ और कुछ मिलता है ना तो बहुत कुछ बन जाता है। एग्जैक्टली। और उसमें एक पॉइंट और जोड़ूंगी मैं कि ये कल्चर एक्सचेंज तो होता है, साथ में समझदारी जो आती है हमारे देखकर, सब सारी चीजों को देखकर, लोगों को देखकर, टीचर्स को देखकर जो समझदारी आती है वो बहुत अच्छा। एक बार ऐसे ही सवाल हुआ था हमारा संजय सर के साथ, उनसे पहले हम सब साथ में कह रहे थे कि हम एक साथ क्यों रह रहे हैं, हम कोई अलग भी रह सकते, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने बोला कि बेटा देखो, आप एक साथ रहोगे तो ये जो काम है ना, आप यहाँ पर काम करोगे और वहां जाकर आप
बातों को बांटोगे कि आज ऐसा इसने इस तरह किया और मैंने इस तरह किया, तो वो जो चीजें बढ़ती हैं बातों ही बातों में, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। वही यूनिटी की बात कर रहे थे वो सबसे बहुत अच्छा ये होता है शुभम की, जैसे कहीं ना कहीं ये हमें मानना पड़ेगा कि अगर जैसे रीवा में ज्योति स्कूल है, कोई ज्योति में पढ़ रहा है, कोई गवर्नमेंट में पढ़ रहा है, तो उसके बीच में एक डिफरेंस होता है। पर नाट्य विद्यालय में गवर्नमेंट स्कूल वाला भी पहुंचता है और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी वाला भी पहुंचता है और जामिया इस्लामिया वाला भी पहुंचता है और एक इंजीनियर भी पहुंचता है। वहां जब अब सोचो, जब सारे लोग पहुंचते हैं तो क्या क्या बनता होगा। वाह, हाँ, सोचो ना, एक की इंग्लिश बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट वाले की इंग्लिश अच्छी नहीं है, पर वो कितने अच्छे से साल भर गुजारते हैं और कैसे रहते हैं। लड़ाइयां भी होती हैं, खूब ऐसी लड़ाइयां होती है ना कि एक दूसरे के कपड़े उपड़े फट जाते हैं, पर अगले दिन सुबह हो तो पता चला भाई माफ कर देना यार। तो वो अभी देखो ना, अभी यार रिकॉल होने लगा यार क्या क्या होता था। तो ये मुझे लगता है आर्ट ही है ये, जो सारी चीजों को, सारे बैरियर्स, चाहे वो जात पात वाले हों, चाहे वो पढ़ाई का हो कि आप कहाँ से पढ़े हो, कोई मायने नहीं, अमीरी गरीबी हो, मायने रखता है आपका हुनर, मायने रखता है किसके लिए आप आए हैं, किस आर्ट के लिए आए हैं और उसको आपको कहाँ लेके जाना है। और इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि आपको एक ही जगह पर एक साल रह करके बहुत बड़े बड़े गुरुओं से सीखने के लिए मिलता है, और कई बार जैसे हम कुछ अभिनेताओं को अपना आइडल मानते हैं और मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में तो वो खुद सिखाने के लिए आते हैं। जैसे मैंने सुना है आपके बैच में श्री पंकज त्रिपाठी जी आए थे सिखाने के लिए, आपके बैच में श्री रघुवीर यादव सर आए हुए थे। तो इस तरह से मुझे बताइए क्या अनुभव रहता है बड़े बड़े गुरुओं से सीखने का। शुभम, ऐसा है कि जैसे जो फ्रांस से आते हैं सर, उनका क्या नाम था? निकोलस डच सर आते हैं। जब आप जैसे पहली क्लास हमारी आलोक सर के साथ शुरू हुई थी। अभिनय एक ऐसा माध्यम है, वो ये नहीं देखता कि ये आलोक दादा से आप सीख पाएंगे कि आप पंकज त्रिपाठी से सीख पाएंगे। हो सकता है भोपाल का कोई लोकल व्यक्ति हो, वो आपको अभिनय सिखा दे। अभिनय की सबसे बड़ी बात ये होती है। तो इस दौरान जब मैं शुरू किया अभिनय, तो कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं टाइप एक्टर हो जा रहा हूँ, मैं सिर्फ कॉमेडी कर रहा हूँ। तो छत पर जब हम शाम को जाते थे, बैठते थे दोस्तों के साथ, तो मैं खुद रोता था, सारे लोग रोते थे कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा क्या ये सवाल। और जब तक ये सवाल आपके जहन में आता जाएगा कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, आप उसको मतलब आप उस पर एक इनोवेशन करते रहेंगे, नया करने की कोशिश करेंगे, तब आप उसको करते रहेंगे। तो मुझे लगता है मैं 20 बार ऐसा हुआ मेरे साथ। फिर मैं गोविंद नामदेव सर, पीयूष मिश्रा सर, निकोलस सर और बाकी लोगों के साथ काम करता गया। पर एक टीचर आई थी, वंदना वशिष्ठ मैम, एनएसडी से हैं। उनके साथ जब क्लासेस हमारी शुरू हुई तो शुभम पता नहीं ऐसा क्या चमत्कार हुआ, शायद उन सब से सीखने के बाद ऐसा हुआ हो, या मैं थोड़ा सा 4-6 महीने हो गए थे मुझे, अंडरस्टैंडमेंट का लेवल भी एक बढ़ जाता है। पर ऐसा लगा कि नहीं यार, मैं जिस चीज को खोज रहा था ना, जिसमें मैं फंसा हुआ था, जो मुझे नहीं मिल रहा था, वो इनसे मिला। और वो जब उसकी अगर इतनी सी भीनी सी खुशबू, कहते हैं ना 0.5%, अगर जिस दिन आपको आपके जहन में लग जाएगी तो आपको लगेगा कि आप 7वें आसमान में हैं। अध्यात्म कहते हैं ना, अध्यात्म वहां जुड़ता है मामला, तो बहुत मजा आता है। मनोरिका, आपकी कुछ? मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं कभी हर वक्त किसी न किसी टीचर से कोई एक खास चीज सीखने की इच्छुक रखती हूँ, तो वो खास चीजें मुझे मिलती है हर टीचर से। मुझे मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी एक टीचर को ही पकड़ के रखा हो। मैंने हर एक टीचर से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की है, चाहे वो म्यूजिक का सेंस हो या फिर आलोक दादा की पढ़ने की स्टाइल, बोलने का, ये कुछ ना कुछ मुझे किसी ना किसी टीचर से मिला है। ऐसा कोई हुआ नहीं मेरे साथ आज तक, क्योंकि जैसे मैंने प्ले किया तो मुझे ये चीजें समझ में आई कि मुझे ये चीज नहीं करनी है। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो करनी है मुझे, पर ये चीजें नहीं करनी, ये मुझे बकायदा समझ में आया। अच्छा, मतलब तो, लोगों को पता होता है कि हमें करना क्या है, कई बार ये भी जानना होता है कि हमें क्या नहीं करना होता है। तो मुझे मैं हमेशा यही खोजती रहती हूँ कि मैं क्या नहीं करूँ,
करने वाला तो इंसान करता है, पर क्या नहीं करूं और क्या अच्छी चीज करूं, ये चीजें मैं हर किसी से, हर किसी के स्वभाव से, हर किसी के काम से सीखने की कोशिश करती हूँ। आपके क्या रहे हैं अनुभव? अनुभव जो मेरा रहा है कि अलग अलग जो टीचर्स आते थे जी। एक तो उनके साथ रिलेशन जब बनता है तो शायद जिंदगी भर के लिए उनसे रिश्ता जुड़ जाता है। हमारे गुरु जी हैं, गुरु विश्वजीत सर, थांगता के टीचर थे, और मतलब मैंने अपने जीवन में पूरा। थांगता क्या है? थांगता एक मणिपुर की मार्शल आर्ट कला है जिसमें आपको युद्ध कला के तौर पर थांगता टाइची के नाम से जाना जाता है। इसमें युद्ध कला का एक मार्शल आर्ट है, उसके मास्टर्स हैं गुरु विश्वजीत सर। और उनसे मैं 2015 में जब मैं मिला पहली बार, तो मतलब एक होता है कि हर आदमी का एक ऑरा होता है, और वो ऑरा हमें आकर्षित करता है कि कौन सा व्यक्ति हमें ज्यादा पसंद है। हमेशा ये ऑरे की बात होती है, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर निगेटिव ऑरा आता है तो हम उससे दूर भागते हैं कि नहीं, हमें इसके पास नहीं जाना है। और वैसे मुझे गुरु विश्वजीत सर मिले तो उनका ऑरा बहुत बहुत बड़ा था मेरे लिए, तो और मैं उनसे जुड़ गया, क्योंकि यही वो टीचर था जिसने मुझे मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से निकलने के बाद सही रास्ता दिखाया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जैसे मैं अगर नेट क्वालिफाई की बात करूं, जब मैंने उसके बाद में आते हैं, पहले तो मध्य प्रदेश, तो नए नए टीचर से जुड़ना। जैसे अभी एक रघुवीर सर का एक इंटरव्यू ले रहे थे, हमारे मंडप आर्ट के सिद्धार्थ हैं, और 2015 के बैच से हूँ, 2020 में जब इंटरव्यू चल रहा है, और अचानक से जब वो टीचर आपको याद करता है, अरे बाला तुम हो, तो वो अपने आप में जो एक प्राउड फील होता है ना कि यार 5 साल बाद भी इतने बड़े आदमी को मैं याद हूँ एज अ नाम से, बहुत मतलब अपने आप में फक्र महसूस होता है। तो एक जो रिश्ता जुड़ता है टीचरों के साथ, वो बहुत लाजवाब है। तो ये तो हुई बातें वहाँ आप सबके अनुभव की। अब बात करते हैं आप सबके वर्तमान में, अभी आप क्या कर रहे हैं, वहां से निकलने के बाद का सफर कैसा रहा, और अभी क्या क्रियाकलाप चल रहे हैं आपके? वहां से निकलने के बाद जो एक जर्नी स्टार्ट हुई कि मैंने वहाँ पढ़ना सीख लिया था, और उस पढ़ाई ने मुझे इतना आकर्षित किया कि वहां से निकलने के बाद मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से मास्टर्स किया, पढ़ाई स्नातक इसी ड्रामा सब्जेक्ट में, परफॉर्मिंग आर्ट में। और उसके अगले ही साल फिर मैंने नेट, एक यूजीसी एनटीए का एग्जाम होता है, तो वही मैंने अगले साल नेट क्वालिफाई किया। और अभी फिलहाल में राजा मान सिंह तोमर एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ मैं 1 वर्ष तक असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी के तौर पे मैंने काम किया। और अभी हाल फिलहाल में हमने साथ में मिलकर ही एक प्ले किया था, जाति पूछो साधु की। और भविष्य में यही योजना है कि इसको और नाटक को आगे बढ़ाएं, और जहां भी वैकेंसी निकले तो अपना सबसे पहले, क्योंकि जो एक बात करते हैं ना कि रंगमंच हमें जीविका नहीं देता है, तो ये बहुत गलत बात है। जीविका हमें देता है, रास्ता हमें खुद बनाना पड़ता है। कुछ लोग मुंबई जाके रास्ता बनाते हैं, कुछ लोग पढ़ाने को लेकर के रास्ता बनाते हैं, तो रास्ता आपको बनाना है। लेकिन आप ये कहना गलत है कि इसमें जीविका नहीं बना सकते। बिल्कुल। मनोरिका जी, आपका क्या प्लान है? अभी मेरे 6 मंथ और हैं, मैं एमए कर रही हूँ थिएटर से ही, हैदराबाद यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद मैं एज अ एक्टर ही काम करना चाहती हूँ, मतलब हर एक के साथ हर एक का अनुभव लेना चाहती हूँ कि वो किस तरीके से काम कर सकती है और मैं किस तरीके को अपना सकती हूँ और कर सकती हूँ। अच्छा, आपने अभी कहा कि आप एज एन एक्ट्रेस काम करना चाहती हैं आगे रंगमंच में ही, तो ऐसा कभी होता है कि जैसे कि आपकी जो काया है, शरीर थोड़ा सा, अच्छा मनोरिका, जैसे अभी आपने कहा कि आप एक्टिंग में ही अपना करियर आगे बनाना चाहते हैं, एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आप हल्के से बड़े हैं, विशाल हैं, तो कई बार लोग कह देते हैं आप मोटे हैं, हम आपको नहीं लेंगे, है ना? हालांकि ये जरूरत के हिसाब से होता है कि जैसा उनको कैरेक्टर चाहिए होता है, पर कभी ऐसा हुआ कि आपको कह दिया हो कि आप मोटे हैं, आप पतले हैं, आप काले हैं, छोटे हैं, क्या ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं? जैसे फिल्म में तो करती हैं, क्या रंगमंच में भी ऐसा होता है? हाँ, ऐसा करता होगा, पर मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं कभी कि किसी ने बोला हो कि तुम बहुत दुबली हो, बहुत मोटी हो, ऐसा किसी ने बोला नहीं है, खासतर पे रोल के लिए। हाँ, ऐसी बहुत सारी अचंभित वाली बातें हुई हैं कि किसी ने मेरे लिए आवाज के लिए बोली है कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छा तुम्हारा वॉइस है। तो ऐसी चीजें होती हैं कि लेख के तुम बहुत अच्छा व्यंग लिखती हो, मतलब लिखा नहीं है ज्यादा मैंने, मैं थोड़ा सा एक क्लास वर्क के लिए, तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं मेरे साथ जो अचंभव वाली बात है मेरे लिए कि हाँ, कि ऐसा मैंने किया, ये मेरे लिए सही है, मेरा प्लस पॉइंट है। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं, और मैं तो ये बोलना चाहूंगी क्योंकि
रंग और हाइट या मोटा पतला आपका इतना मायने नहीं रखता जितना एक्टिंग में एक्टिंग मायने कर रखती है। आपका जो अभिनय है, अभिनय को देखने का और करने का मैं मनु की बात पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि कलाकार का कोई रंग, कोई शेप, कोई बॉडी वैसा नहीं होता है। कहा जाता है कि कलाकार को पानी की तरह होना चाहिए कि उसे जिस पात्र में डाल दिया जाए वो उसके अनुरूप ढल जाए। अरे वाह, क्या बात है। ये बात मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी और काफी इंस्पायरिंग है जी कि एक कलाकार को कहीं भी ढल जाना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप सबसे बातें करके और आप सबके अनुभव जान करके। कई बार ऐसा होता है कि हम सब अपने मन का नहीं कर पाते हैं जो करना चाहते हैं। आप लोग अपने पैशन को ही प्रोफेशन बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो जिनके मन में कोई ना कोई कलाकार होगा या वो इस फील्ड में आना चाहते होंगे। तो चलते चलते कुछ संदेश हमारे दर्शकों के लिए और कुछ दोस्तों की तरह गाइडेंस कि वो इस फील्ड में आना चाहें तो क्या करें, कैसे करें। सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी मतलब बहुत सारे माध्यम है आर्टिस्ट के, बहुत कोई पेंटिंग करना चाहता है, कोई गाना चाहता है, कोई डांस करना चाहता है, कोई अभिनय करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले उस विधा के बारे में पढ़ना होगा और जानना पड़ेगा। अगर उसको बहुत लंबा जाना है, अगर उसकी गहराइयों में जाना है, क्योंकि कला जो है वो अध्यात्म का मामला है, बहुत सुख मिलता है और वो सुख जो है चारों तरफ फैला देता है। घर परिवार सब, जीवन का आनंद कला में है। तो वो सबसे पहले पढ़ना शुरू करें, जानना शुरू करें और इस माध्यम में आना है अगर आपको, तो आप बिल्कुल कमर कस लीजिए, आइए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, बहुत मजा आएगा। भविष्य के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूंगी कि सारे ब्रह्मांड का, सारे विषयों का सारा ज्ञान यहीं पर है। तो यदि आपको आना है तो इसके बारे में जानना है तो इसे पढ़िए, खूब आनंद आएगा। और इसे ये समझ के ना करें कि बस हमें ऐसे करना है और हम यहाँ पर कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो ऐसे विचार से ना आए। और यहाँ सबसे ज्यादा यहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैंने बोला कि ब्रह्मांड का सारा ज्ञान यहीं पर है। तो आइए, पढ़िए और आनंद लीजिए। शुभकामनाएं आपके लिए। मैं सिर्फ एक ही लाइन कहूंगा कि अगर जिंदगी का आपको सही आनंद लेना है तो आप अपनी हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बना लीजिए। बहुत मजा आएगा जीने का। अरे वाह, अच्छी बात कही आपने और बहुत अच्छा लगा हमें आप सबसे बात करके। पंचायत के इस कार्यक्रम को आपने और खास बनाया है, ये अंक हमारे लिए बहुत खास रहा। आप सबका मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और दर्शकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप इस कार्यक्रम को बहुत खास बनाते हैं, बहुत पसंद करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका अभिनंदन है और मैं चाहूंगा कि अगर आपको कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपना साथ बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।